Yes, now everything is okay. हेलो एवरीवन, वेलकम टू पाथ क्रिएटर एकेडमी। पाथ क्रिएटर एकेडमी पर आपका स्वागत है। ये सामान्य हिंदी का पार्ट नंबर 17 है। इससे पहले हम ऑलरेडी 16 पार्ट अपलोड कर चुके हैं। यदि आपने वो पार्ट नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे के रखिए, आप वो पार्ट देख सकते हैं। ये पार्ट 17 पार्ट जो है 20 दिसंबर 2017 को जो थर्ड शिफ्ट में क्वेश्चन आए हुए थे, उनके 40 क्वेश्चन हैं। आइए डिस्कस करते हैं। यूपीएसआई का जो रिटर्न एग्जाम, देखिए यूपीएसआई का जो कंप्लीट पेपर होता है वो 3 फेज के अंदर होता है। पहला फेज रहता है रिटर्न एग्जाम, दूसरा रहता है आपका फिजिकल, और तीसरा फेज जो रहता है वो रहता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का। ठीक है, अभी तक तो 2021 की कंडीशन ये है। ठीक है, तो पहले फेज के अंदर रिटर्न एग्जाम रहता है जिसकी ये स्कीम पूरी कंप्लीट देके रखी है। 4 सब्जेक्ट आते हैं, और दूसरा जो रिटर्न क्लियर करेगा वो फिजिकल के अंदर जाएगा। जो फिजिकल एग्जाम क्लियर करेगा वो जाएगा आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में, और जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कंप्लीट क्लियर करेगा तो वो फाइनल ज्वाइन करेगा। ठीक है, तो अभी रिटर्न एग्जाम पहला फेज है, रिटर्न एग्जाम उसको देखते हैं। उसके अंदर जो है ना, 4 सब्जेक्ट पूछे जाते हैं। एक सामान्य हिंदी रहता है जिसका हम 17 पार्ट आज डिस्कस कर रहे हैं। मूल विधि एवं सामान्य ज्ञान, इसके हम ऑलरेडी 6 पार्ट अपलोड कर चुके हैं, आप चैनल पर जाकर देख सकते हैं। ठीक है, और मानसिक संख्यात्मक एवं मानसिक योग्यता, इसके भी ऑलरेडी 6 पार्ट हम अपलोड कर चुके हैं, वो भी देख सकते हैं आप। और मानसिक अभिरुचि परीक्षा, बुद्धि लब्धि परीक्षा, इसके लगभग 3 पार्ट हम अपलोड कर चुके हैं, वो भी आप चैनल पर जाकर देख सकते हैं। ठीक है, और ये जो चारों सब्जेक्ट हैं, प्रत्येक सब्जेक्ट से 100 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं। प्रत्येक सब्जेक्ट से 40 क्वेश्चन आते हैं, जो कि 2.5 नंबर का रहता है प्रत्येक क्वेश्चन। इस तरीके से ये 100 मार्क्स के होते हैं। ठीक है, तो 100 100 100 100 400 मार्क्स का पेपर होता है। 2 घंटे का आपका पेपर रहता है, 2 आवर का, और 160 क्वेश्चन रहते हैं। ठीक है, 160 क्वेश्चन रहते हैं। अगर आप पाथ क्रिएटर एकेडमी के टेलीग्राम चैनल पर जुड़ना चाहते हैं तो आप सिंपल पाथ क्रिएटर एकेडमी लिखिए, आपको ये इस तरीके का लोगो दिख जाएगा, आप जुड़ सकते हैं। ठीक है, ना क्वेश्चन नंबर पहला देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कह रहा है, सदा एक वचन में प्रयुक्त होने वाले शब्दों को चुनिए। देखिए, सदा एक वचन और सदा बहुवचन में प्रयुक्त होने वाले कुछ शब्द हैं, उनको देखिए। पहले जो हमेशा क्या होते हैं, एक वचन में रहते हैं, वो देखते हैं। पहले जो हमेशा एक वचन में रहते हैं, ठीक है, जैसे कि जनता हो गया, पहला हो गया जनता, दूसरा हो गया माल, जनता माल। तीसरा क्या हो गया, कोई सामग्री है, जैसे कि सोना चांदी पानी दूध घी तेल, ये सारे हमेशा एक वचन में रहते हैं। और चौथा इंपोर्टेंट हो जाता है आकाश। पांचवा वर्षा, आकाश वर्षा पानी क्रोध क्षमा, क्रोध क्रोध क्षमा झूठ और मिठास और प्रेम, ये सारे के सारे वर्ड रहते हैं। लगभग 10 वर्ड हैं, ये सारे के सारे वर्ड रहते हैं आपके हमेशा के हमेशा, मतलब सदा एक वचन बोल सकते हैं और हमेशा एक वचन। ठीक है, ये परमानेंट एक वचन में ही रहते हैं, एक वचन में इनका यूज होता है। एक बार और रिपीट कर देते हैं, जैसे कि जनता हो गया, वर्षा हो गया, आकाश हो गया, सामान हो गया, क्रोध हो गया, क्षमा हो गया, मिठास हो गया, और दूध पानी घी तेल, ये सारी चीजें, और प्रेम हो गया। तो ये सारी चीज है ना, हमेशा एक वचन के अंदर रहते हैं। अब हमेशा बहुवचन में रहते हैं वो देखें। पहला जैसे प्राण हो गया, प्राण हो गए, हस्ताक्षर हो गए, आंसू, तीसरे नंबर आंसू हो गए, चौथा भाग हो गया, पांचवा दाम हो गया, भाग्य दाम, समाचार हालचाल, समाचार हो गया, हालचाल हो गया, और लोग हो गए, और अक्षत, अक्षत मतलब जो चावल होते हैं ना, अक्षत जो यूज होता है वो हमेशा बहुवचन में होता है। और होश, और दर्शन, और आंसू, और ओंठ भी होता है, ओंठ जो होता है ना वो भी हमेशा बहुवचन में यूज होता है। और समाचार हालचाल दाम आंसू बाल हस्ताक्षर प्राण, प्राण होश दर्शन, और लोग इंपोर्टेंट है, लोग। ठीक है, लोग भी हमेशा बहुवचन में यूज होता है। तो ये हमेशा बहुवचन हो गए और ये हमेशा एक वचन हो गए। तो अभी देखना सदा एक वचन में, सदा एक वचन में देखिए वर्षा और जनता हमने ये डिस्कस किया, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, इसके अंदर ये आपका बहुवचन में आ रहा है, ये बहुवचन में आ रहा है, ये बहुवचन में आ रहा है, ये आपका सदा बहुवचन में आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर ये एक वचन में आ रहा है बट ये बहुवचन में आ रहा है। तो हमने वो बताना था, जो सदा, सदा क्या होते हैं, सदा एक वचन के अंदर होते हैं, वो वर्षा और जनता हो गया। ठीक है,
अब दूसरा क्वेश्चन क्या बोला है, मानक भाषा की दृष्टि से अशुद्ध बताइए। अशुद्ध मतलब हमको बर्तनी पहचाननी है कि कौन सी अशुद्ध है। हिंदी तो एकदम सही लिखा है, लेकिन स्थाई गलत लिखा है। स्थाई कैसे लिखा जाता है, आधा सा, था बड़ा था और या में बड़ी की मात्रा ये, स्थाई, ये होता है वर्ड। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ना क्वेश्चन नंबर थर्ड देखिए, क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या रहता, क्या कहता है कि जैसे नागनाथ वैसे सांपनाथ होता है, वैसे सांपनाथ। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ये एक लोकोक्ति है, जैसे नागनाथ वैसे सांपनाथ, मतलब जैसा कोई एक व्यक्ति उसे उसके कर्म या फिर वैसे ही उसका साथी, ठीक है। ऑप्शन नंबर फोर, कृष्ण शब्द का स्त्रीलिंग, हमको जो कृष्ण है उसकी स्त्रीलिंग बताना है, तो स्त्रीलिंग मतलब स्त्री जाति का बोध करा है वो। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। कृष्ण का क्या होता है, कृष्णा, ठीक है। कृष्ण, तो ये कृष्ण का कृष्ण थोड़ी होगा, कृष्ण नहीं होगा, कृष्ण ही होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर फाइव, क्वेश्चन नंबर फाइव देखिए, कथा सम्राट प्रेमचंद्र का वास्तविक नाम क्या है। वास्तविक रियल नेम उनका था धनपत राय। क्या नाम था उनका, रियल नेम है धनपत राय। धनपत राय नाम से जाने जाते थे पहले वो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर सिक्स देखिए, बर्तनी संबंधी सही सही शब्द पहचानना है। सही शब्द, अभिनेता गलत लिखा है, भा में छोटी की मात्रा रहती है, अभिनेता, ठीक है, बड़ी की मात्रा नहीं रहती। उन्नति में ता में छोटी की मात्रा रहती है, अवनति में ता में छोटी की मात्रा रहती है, बड़ी की है। पूर्ति एकदम सही लिखा है, तो ऑप्शन नंबर डी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर सेवन देखिए, लुटिया शब्द का बहुवचन बनाए, ठीक है। तो बहुवचन बनाने के लिए हम अक्सर ए एड़ी, ए पे बिंदी, और इसके बाद ए पे चंद्र बिंदी, और या पे चंद्र बिंदी, या ए एडी पे चंद्रबिंदी, या पे चंद्रबिंदी, और ओ, ये पांच तरीके से हम बहुवचन बनाते हैं, ठीक है। तो देखिए जैसे डिबिया लिखते हैं ना, तो डिबिया का बहुवचन क्या हो जाता है, डिबिया। डिबिया जो रहता है इसका बहुवचन क्या हो जाता है, डिबिया। यहाँ पे चंद्रबिंदी लगा देते हैं तो बहुवचन बन जाता है डिबिया। तो वैसे ही है लुटिया, लुटिया का बहुवचन क्या हो जाएगा, लुटिया। ऑप्शन नंबर ए एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर एट देखिए, आनाकानी करना। आनाकानी करना मुहावरे का सही अर्थ क्या है। आनाकानी तब लोग करते हैं जब उनसे कोई इंपॉर्टेंट चीज मांग लो या फिर कुछ इंपॉर्टेंट बात बोल दो, तो फिर वो कुछ सामान देने से आनाकानी करते हैं, तो मतलब टालम टोल करना। ऑप्शन नंबर डी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये तीनों ऑप्शन नहीं होंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नाइन देखिए, जयशंकर प्रसाद की पहली कहानी कौन सी थी। तो गुंडा भी उनकी कहानी है, पुरस्कार भी उनकी कहानी है, ग्राम भी उनकी कहानी है। अभी ये पूछा है पहली कहानी कौन सी थी। तो जयशंकर प्रसाद की और भी रचना है, लहर, आंसू, छोटा जादूगर, प्रतिध्वनि। तो इंपोर्टेंट इंपोर्टेंट कहानी देखिए, तो कहानी, पहली कहानी तो ग्राम है। ऑप्शन नंबर ए एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा और भी उनकी कहानी है, कौन कौन सी कहानियां देखिए, गुंडा भी है उनकी कहानी, पुरस्कार भी उन्हीं की कहानी है, आकाशदीप भी उन्हीं की कहानी है। आकाशदीप, आकाशदीप को कंफ्यूज मत करना यामा उसके महादेवी वर्मा के साथ। आकाशदीप इनकी भी है उनकी भी है, ठीक है। तो आकाशदीप हो गया, आंधी हो गया, ठीक है, और पाप की पराजय ये भी उनकी एक कहानी है, चौथा। और पांचवा जो है ना, छोटा जादूगर, छोटा जादूगर भी जयशंकर प्रसाद की कहानी है, और प्रतिध्वनि भी जयशंकर प्रसाद की कहानी है, और इंद्रजाल भी। तो ये कुछ 5 से 7 कहानियां हैं जो कि जयशंकर प्रसाद की हैं। तो ऑप्शन नंबर ए एकदम करेक्ट हो जाएगा। याद रखिए ग्राम उनकी पहली कहानी है, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, किस भाषा के लिए सन 1995 में साहित्यकार एम टी वासुदेव नायर को ज्ञानपीठ, एम टी वासुदेव नायर जो है ना वो मलयालम भाषा के कवि थे, ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो मलयालम भाषा के थे तो मलयालम से ही इनको सम्मानित किया गया था, ठीक ठीक है। अभी यहाँ पर ज्ञानपीठ पुरस्कार आया है, तो ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है ना 1961 में स्थापित किया गया, 1965 से मिलना शुरू होता है, ठीक है। 1965 से मिलना शुरू होता है, और ये पहली बार जी शंकर स्वरूप को मिलता है, जो कि मलयालम भाषा के कवि थे, जी शंकर स्वरूप, ठीक है, कुरूप, ठीक है। और हिंदी के लिए ये पहली बार सबसे पहले मिलता है सुमित्रा नंदन पंत को, उनकी कृति रहती है हिंदी के लिए, उनकी कृति रहती है चिदम्बरा, उसके लिए ये मिलता है पुरस्कार। और भी हिंदी भाषा के कवि हैं जैसे रामधारी सिंह दिनकर हुए, जो हिंदी के लिए उनकी रचना जो है उर्वशी, उसके लिए उनको मिला, ठीक है। उसके अलावा जो आगे जी हैं, कितनी नावों में कितनी बार, उसके लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। और जैसे महादेवी वर्मा है, उनकी कृति थी 1982 में यामा आई थी, उसके लिए उनको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। फिर 1984 के बाद से जो ये पुरस्कार जो है ना किसी एक प्रमुख रचना में नहीं दिया जाता, 1984 के बाद से ये पूरे
संपूर्ण साहित्य के लिए मिलने लगा। तो केदारनाथ सिंह जो है उन्हें केदारनाथ सिंह को संपूर्ण साहित्य के लिए मिला था, ठीक है, केदारनाथ सिंह को। तो ये हिंदी के प्रमुख कवि थे जिनको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। ज्ञानपीठ पुरस्कार 1961 में स्थापित हुआ, 65 से मिलना शुरू हुआ। इसके अंदर 11 लाख रुपए की राशि मिलती है और स्मृति चिन्ह भी मिलते हैं, ठीक है। तो ये हो गया। और ये याद रखिए 1984 से ये संपूर्ण साहित्य के लिए मिलना शुरू हो गया, ठीक है। और अभी लेटेस्ट की बात करें कि 2019 में किसको मिला, तो अकित्तम अच्युतम निम्बूदरी। 2019 में अकित्तम अच्युतम निम्बूदरी को मिला था और वो भी मलयालम भाषा के कवि थे, ठीक है, 2019 में। 2018 में मिला था अमिताभ घोष को, ठीक है, अमिताभ घोष को, वो अंग्रेजी भाषा के कवि थे। और 2017 में जरूर कृष्णा सोबती जी को मिला था, वो हिंदी भाषा के कवि थे, कृष्णा सोबती, ठीक है। 17, 18, 19। तो 19 में मिला अकित्तम अच्युतम निम्बूदरी, 18 में अमिताभ घोष और 17 में कृष्णा सोबती, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 11 कहता है कि तरंग शब्द का सही समानार्थी शब्द चयन करें। तरंग का मतलब होता है, तरंग से नहीं, पानी की बहुत ऊंची तरंग उठ गई, तो तरंग को उर्मी भी बोलते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। अटवी किसे बोलते हैं, अटवी बोलते हैं जंगल को। जंगल को कांतार, विपिन, कानन, अटवी और इसके अलावा हाँ कांतार, अरण्य, इंपोर्टेंट अरण्य। तो ये 4-5 वर्ड हैं जो कि जंगल के पर्यायवाची हैं, ठीक है। के की कोयल को बोलते हैं, कोयल को और क्या बोलते हैं, बसंत प्रिया भी बोलते हैं और वन प्रिया भी बोलते हैं और परभृत बोलते हैं। कोयल को क्या बोलते हैं, परभृत, और कोयल बोलते हैं, बसंत प्रिया बोलते हैं और वन प्रिया भी बोलते हैं, ठीक है। ये लिखा है तुरंग। तो तुरंग का मतलब होता है घोड़ा। घोड़े को है बोलते हैं, बाजी बोलते हैं और सैंधव बोलते हैं, सैंधव, ठीक है, सैंधव। और अश्व भी बोलते हैं, है भी बोलते हैं, है इंपोर्टेंट, सैंधव है अश्व। तो ये घोड़ा के पर्यायवाची हैं, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है कि भक्तिन खालिस्तान का प्रसिद्ध खालिस्तान रेखा चित्र है, रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। भक्तिन महादेवी वर्मा का प्रसिद्ध क्या है, संस्मरण है। जीवनी रेखा चित्र क्या होता है जी, संस्मरण। ऑप्शन नंबर बी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा, महादेवी वर्मा का, ठीक है। तो महादेवी वर्मा की प्रमुख कृति है, सबसे पहली कृति जो देखा जाए तो महादेवी वर्मा की है वो है निहार। क्या है, निहार। उसके बाद है आकाशदीप, सांध गीत और यामा, इनकी इंपोर्टेंट कृति हो गई, ठीक है। सुभद्रा कुमारी चौहान का भी जिक्र आया है यहाँ पर। तो सुभद्रा कुमारी चौहान की बहुत इंपोर्टेंट कृति जो है वो देख लेते हैं, जैसे कि सुभद्रा कुमारी चौहान की त्रिधारा, पहली कृति देखें सुभद्रा कुमार की चौहान, त्रिधारा। दूसरा मुकुल, त्रिधारा मुकुल। और तीसरी वीरों का कैसा हो बसंत, झांसी की रानी की कविता, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और बालिका का परिचय, बालिका का परिचय और मेरा नया बचपन, छठवा है मेरा नया बचपन और सातवां है इनका रोना, ठीक है। ये 7 इंपॉर्टेंट रचनाएं हैं, किनकी हैं, सुभद्रा कुमारी चौहान की। एक बार और देख लेते हैं कि सबसे पहली तो है त्रिधारा मुकुल, त्रिधारा मुकुल, वीरों का कैसा हो बसंत, झांसी की रानी की कविता और बालिका का परिचय, मेरा नया बचपन और इनका रोना। ये 7 की 7 इंपोर्टेंट रचना है सुभद्रा कुमारी चौहान की, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। माखनलाल चतुर्वेदी को उनकी किस रचना पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। 1955 में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था, सबसे पहला साहित्य अकादमी पुरस्कार हिम तरंगिणी के लिए मिला था, ठीक है। और इसके अलावा माखनलाल चतुर्वेदी की रचना साहित्य देवता भी है, हिम किरीटनी भी है, युग चरण भी है और माता भी है, एक माता भी है इंपोर्टेंट, अमीर इरादे गरीब इरादे, माता, अमीर इरादे गरीब इरादे, समर्पण और मरण ज्वर, साहित्य देवता, साहित्य देवता तो लिखा ही है, और अमीर इरादे गरीब इरादे, सब ये सारी की सारी रचनाएं जो है माखनलाल चतुर्वेदी की हैं, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए। अनुचित लोकोक्ति का चयन करें। अनुचित मतलब जो गलत लिखी हुई है। अधजल गगरी पलटत जाए, नहीं पलटत जाए नहीं, अधगल जगरी अधजल गगरी झलकत जाए आता है, ठीक है। आगे क्यों पीछे क्या है, ये सही है, ये सही है, ये तीनों सही है, ये गलत है। तो ये गलत का ही पूछा था, अनुचित का पूछा था, तो ऑप्शन नंबर ए अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए। निम्नलिखित में से कौन सा अर्थालंकार नहीं है। अर्थालंकार देखिए, अलंकार जो है तो मुख्यतः दो टाइप के रहते हैं, पहला रहता है शब्दालंकार, दूसरा रहता है अर्थालंकार और तीसरा रहता है
भी अलंकार। शब्द अलंकार वो होते हैं जिनमें शब्द के माध्यम से काव्य में चमत्कार उत्पन्न होता है, उन्हें शब्द अलंकार बोलते हैं। अर्थ अलंकार उन्हें बोलते हैं जहां पर अर्थ के माध्यम से चमत्कार उत्पन्न होता है, उन्हें अर्थालंकार बोलते हैं। तो शब्दालंकार शब्दालंकार रहते हैं वो मुख्यतः 5 टाइप के रहते हैं, और अर्थालंकार की सीमा 25 प्लस है, लेकिन 25 प्रमुख हैं और उसके बाहर भी रहते हैं, ठीक है। तो ये जो शब्दालंकार रहते हैं ये 5 कौन से हैं? यमक श्लेष, अनुप्रास, यमक श्लेष और वक्रोति और बीपसा, ठीक है, ये रहते हैं शब्दालंकार। और अर्थालंकार, अर्थालंकार तो ये विरोधाभास, विभावना, भ्रांति, उपमा और उपमा और दृष्टांत, ब्याज स्तुति, ब्याज निंदा, ऐसे लगभग 25 इंपोर्टेंट अर्थालंकार हैं, ठीक है। तो श्लेष अलंकार तो हमारा शब्द अलंकार के अंदर आता है, ठीक है। तो वो यही पूछा था कि कौन सा अर्थालंकार नहीं है, तो श्लेष हमारा अर्थालंकार नहीं है, ठीक है, श्लेष हमारा शब्द अलंकार है, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, उत्प्रेक्षा अलंकार कब होता है? उत्प्रेक्षा अलंकार की पहचान तो यही है, जानो जनू, जानो जानू जनहू, मानो मानू मनहू, इस तरीके के जो वर्ड आते हैं उधर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। और उत्प्रेक्षा अलंकार में क्या होता है, जब उपमेय में उपमान की कल्पना होती है तब हम उत्प्रेक्षा अलंकार कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाता है, ठीक है। और उपमेय का निषेध कर उपमान की स्थापना, निषेध कर, निषेध के साथ जो आता है वहां पर अपहुति अलंकार होता है, अपहुति, ठीक है, अपहुति अलंकार होता है। जब उपमेय का उपमान पर आरोप लगाया जाए तो वहां पर होता है रूपक अलंकार, ठीक है। उपमेय का उपमान में समानता की स्थापना, वहां पर होता है उपमा अलंकार। ये उपमा का हो गया, ये रूपक का हो गया, और ये तो अपना उत्प्रेक्षा आंसर ही हो गया, और ये निषेध कर में होता है अपहुति अलंकार, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, यह मास जो चंद्रमा की खालिस्तान के अनुसार गिना जाता है वह खालिस्तान कहलाता है। तो वह जो चंद्रमा की गति के अनुसार गिना जाता है वह चंद्रमास कहलाता है। क्या कहलाता है? चंद्रमास। रीति नहीं आएगा, अब दो ऑप्शन है, रीति और गति, तो रीति नहीं आएगा। रीति के अनुसार क्या होता है? गति के अनुसार तो होता है चंद्रमास, तभी तो चंद्रमास बोलते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, वृष भानुजा, वृष भानुजा का मतलब, जा का मतलब होता है बेटी, और वृष भानु का मतलब वृष भानु की बेटी कौन थी? जानकी थी, सीता थी और राधा थी। राधा, ऑप्शन नंबर सी एकदम करेक्ट होता है, राधा को वृष भानुजा बोलते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, बहुत सुस्ती से काम करना के लिए उचित मुहावरा कौन सा हो? बहुत सुस्ती से काम करना मतलब 9 दिन चले 2.5 कोस, 9 दिन चले और 2.5 कोस, 2.5 कोस में केवल 9, मतलब 9 दिन में केवल 2.5 कोस चले, तो ये इसे बोलते हैं बहुत सुस्ती से काम करना, बहुत ढीला, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, हरिशंकर परसाई जी की किस रचना की साहित्य रचना के लिए जाने जाते हैं? हरिशंकर जो परसाई हैं वो एक बहुत बड़े व्यंग कारक हैं। कौन है? व्यंग कारक। इनकी प्रमुख रचनाएं देख लीजिए। पहले, सबसे पहली इंपॉर्टेंट रचना है इनकी पगडंडियों का जमाना। पहली है पगडंडियों का जमाना, पगडंडी, ठीक है। दूसरी है जैसे उनके दिन फुरे, और तीसरी है विकलांग श्रद्धा का दौर, बहुत इंपॉर्टेंट है, विकलांग श्रद्धा का दौर। चौथी है ठुठरता हुआ गणतंत्र, और पांचवी है सदाचार का ताबीज, ठीक है, सदाचार का ताबीज। और छठवीं है बेईमानी की परत। ये 6 इनकी इंपोर्टेंट रचना है हरिशंकर परसाई की। तो ऑप्शन नंबर डी तो करेक्ट हो जाएगा, ये व्यंग कारक है। साथ में इनकी रचना ये हो गई, पगडंडियों का जमाना, जैसे उनके दिन फिरे, विकलांग श्रद्धा का दौर, ठिठरता हुआ गणतंत्र, और सदाचार का ताबीज, और बेईमानी की परत, ठीक है। तो ये इनकी प्रमुख 6 रचना हो गई। क्वेश्चन नंबर 21, भवन का अग्र हिस्सा अति भव्य है। अग्र, खालिस्तान रेखांकित शब्द का विलोम, रेखांकित शब्द कौन सा है? अग्र। तो अग्र का विलोम पूछा है, तो अग्र का क्या हो जाएगा? पश्य। ऑप्शन नंबर बी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे का पीछे हो जाएगा, आगे का विलोम पीछे, पीछे का आगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, आदर देने एवं बड़प्पन हेतु किस वचन का प्रयोग किया जाता है? जब भी, हाँ, अभी जैसे सदा बहुवचन जब देखा था, तो बहुवचन जो है ना, और कहाँ पर आता है? बहुवचन का प्रयोग और वहां पर करते हैं जहां पर कोई हमारे बड़े बुजुर्ग जो रहते हैं, हम उन व्यक्तियों के लिए बहुवचन का, जो बड़प्पन देने के लिए, दादाजी हो गए, नाना जी हो गए, तो उनको हम बहुवचन, पापा जी हो गए, मम्मी जी हो गई, तो उनके लिए हम बहुवचन में प्रयोग करते हैं, ठीक है।
तो जैसे हम नहीं कहते कि पापा जी मार्केट गए हैं, ठीक है, तो ये बहुवचन में प्रयोग करते हैं, उनके लिए कौन सा वचन लेते हैं, बहुवचन। एक वचन नहीं बोलते हैं, कि कभी ये नहीं बोलते हैं कि पापा बाजार गया है, ठीक है, गए हैं इस तरीके से बोलते हैं, तो बहुवचन का प्रयोग करते हैं, ठीक है। ना क्वेश्चन नंबर 23 देखिए, निम्नलिखित वाक्यों में से कौन सा संदिग्ध भूतकाल, भूतकाल मतलब पास्ट टेंस, मतलब जो बीत चुका हो, और संदिग्ध लगा है मतलब डाउट में है, वो भी जो बीत चुका है वो भी डाउट में है। तो था और था, मैंने सामान रखा था, ये भी भूतकाल है। मैंने वहीं सामान रखा था, मैं सामान, ये तो गलत ही लिखा है, मैं सामान वहीं क्या होता है, मैंने वही सामान रखा होगा, देखिए रखा होगा, तो ये पास्ट में तो है, साथ में इसमें डाउट है, मतलब संदिग्ध है, कंफ्यूजन है। तो ऑप्शन नंबर डी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ना क्वेश्चन नंबर 24 देखिए, निम्नलिखित का कौन सा अक्षर पुल्लिंग नहीं है, पुल्लिंग मतलब पुरुष जाति का नहीं है। जा, आ, इनमें बोलने ही से लग रहा है कि पुल्लिंग है। चा, टा, ई, ई, ये है स्त्री जाति के शब्द, छोटी ई और बड़ी ई, ठीक है। और आ ये पुल्लिंग जाति के। ऑप्शन नंबर सी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25 देखिए, संगम शब्द में किस तरह की अशुद्धि है, संगम ऐसा लिखा ही नहीं जाता। संगम किस तरीके से लिखा जाता है, सा पे केवल अनुस्वर रहता है। अनुस्वर, देखिए इसे अनुस्वर बोलते हैं, जो चंद्रबिंदी रहती है उन्हें बोलते हैं अनुनासिक, संगम, ठीक है। नाक और मुंह से जो हवा निकलती है, उस आधार पर जो है ना, स्वर को तीन कैटेगरी में बांटा है, पहला, दूसरा और तीसरा। पहले जो कैटेगरी रखी है उन्हें बोलते हैं अनुनासिक। क्या बोलते हैं, अनुनासिक। अनुनासिक में आता है हमेशा चंद्रबिंदी वाले शब्द, ठीक है, जैसे आंख हो गया, चक्षु, आंख हो गया, आंख के ऊपर जो बिंदी आती है ना, आंख जब लिखते हैं तो। और दूसरा क्या हो गया, अनुनासिक के बाद दूसरे रहते हैं अनुस्वर। क्या रहते हैं, अनुस्वर, जिसमें केवल सिंपल बिंदी आती है, जैसे संगमी ये वर्ड हो गया, केवल बिंदी आती है। और तीसरे जो रहते हैं निर्नुनासिक। अनुनासिक में क्या होता है, नाक प्लस मुंह से हवा निकलती है, नाक प्लस मुंह से। और अनुनासिक में केवल नाक से हवा निकलती है, ठीक है। और निर्नुनासिक में क्या होता है, केवल मुंह से हवा निकलती है, ठीक है, मुंह से। जैसे कि छोटा आ और बड़ा आ, इसमें छोटा आ बड़ा आ और छोटी ई बड़ी ई, ये वाले वर्ड जो है ना इसके अंदर आ जाते हैं निर्नुनासिक के अंदर, ठीक है। अनुनासिक में जैसे आ और ऊपर बिंदी, तो ये आता है अनुनासिक में। और सॉरी, अनुनासिक में ये आता है, अनुनासिक में चंद्र बिंदी आती है, और अनुस्वर के अंदर केवल बिंदी आती है, अनुस्वर में, ठीक है। तो अनुनासिक में जैसे आंख लिखा मैंने, आंख, तो आंख के ऊपर इस तरीके से बिंदी रखेंगे, चंद्र बिंदी, और खा लेते हैं। जिसके ऊपर चंद्र बिंदी आती है उन्हें बोलते हैं अनुनासिक। और अनुनासिक जो रहते हैं, जो पंचमाक्षर रहते हैं उन्हें, वो अनुनासिक में आते हैं। जो हमारे वर्ग रहता है उसके णा, ना, णा, णा, इस तरीके से चा, ये जो वर्ड रहते हैं, क्योंकि इसमें नाक और मुंह से दोनों से वायु निकलती है, तो ये पंचमाक्षर के पंचमाक्षर वर्ड के पंचमाक्षर जो रहते हैं उनके, वो सारे के सारे अनुनासिक रहते हैं। तो अभी में किस तरह की अशुद्धि है, अनुस्वर की अशुद्धि है, इसमें अनुस्वर होना था, अनुस्वर है नहीं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 26, हुई वीरता की खालिस्तान के साथ सगाई, झांसी में सुभद्रा कुमारी चौहान की इस पंक्ति को पूर्ण कीजिए। झांसी में, झांसी की रानी, हुई वीरता की वैभव के साथ सगाई, वीरांगना के साथ सगाई, वीरता की वीरांगना के साथ सगाई, वीरता की कायर संपन्नता, नहीं ये तो नहीं आएंगे। हुई वीरता की वैभव के साथ सगाई, ऑप्शन वैभव मतलब बहुत खुशी के साथ, ऑप्शन नंबर 26, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 26 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 27 देखिए, संघ की भाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी, देवनागरी होगी, उपयुक्त प्रावधान अनुच्छेद के किस अनुच्छेद के अंदर है। तो देखिए अनुच्छेद जो है, अनुच्छेद 343 से लेके 351 तक जो है, 351 तक ये सारे के सारे अनुच्छेद संघ की भाषा से संबंधित है अनुच्छेद, ठीक है। सो 343 पहले फर्स्ट देखिए, 343 फर्स्ट में क्या किया था, 343 फर्स्ट में भारत देश की भाषा जो है हिंदी और लिपि जो देवनागरी होगी, ये बात बोली गई थी। भारत देश की भारत देश की भाषा जो है वो हिंदी एवं लिपि जो है ना देवनागरी होगी। 343 फर्स्ट में ये बोला गया, ठीक है। 343 दो में क्या बोला गया, 343 दो में ये बोला गया कि ये 26 जनवरी जब जो कानून लागू हुआ था, 26 जनवरी 1950 को, 26 जनवरी 1950 को, तो
1950 से लागू नहीं किया जा सकती, जो हिंदी भाषा होगी तो, लेकिन ये 26 जनवरी 1950 से लागू नहीं की जा सकती। इसे उस 26 जो कानून लागू के 15 वर्ष बाद लागू की जा सकती है। मतलब 50 में लागू हुआ हमारा संविधान, तो 60-65 की बात बोल दी कि 65 तक ये लागू हो जाएगी। फिर आया 343 थर्ड, 343 का तीसरा पैरा। इसमें क्या बोल दिया गया? इसमें यह बोल दिया गया कि 15 वर्ष की अवधि के बाद भी हम अंग्रेजी का प्रयोग कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि हाँ लागू होगी, वो तो बातचीत बोल दी, और उसका भी बोल दिया था कि अंग्रेजी को हम, अंग्रेजी के बारे में कुछ नहीं बोला कि हटाएंगे, हटा सकते हैं, लेकिन उन्हें 343 लाकर ये बोल दिया कि 343 का थर्ड में ये बोल दिया कि अंग्रेजी को हम 15 वर्ष की अवधि से भी अधिक में यूज कर सकते हैं। तो अंग्रेजी यूज होती आ रही है, ठीक है। तो इसलिए तो ये जो पहला अनुच्छेद रहता है इसको वरदान बोलते हैं हिंदी के लिए, और जो बाकी के दो 343 सेकंड और थर्ड जो है इन्हें अभिशाप बोलते हैं कि ये बहुत ज्यादा हिंदी के लिए अभिशाप साबित हुए, ठीक है। अब 351 की बात करें तो 351 में यह बोला गया कि हिंदी के विस्तार के लिए, हिंदी के प्रचार प्रसार के लिए निर्देश दिए गए कि हिंदी के सम्मेलन करो, हिंदी का प्रचार प्रसार करो, इसके बारे में बोला गया, ठीक है। और 348-49 भी देख लीजिए। 348-49 के अंदर क्या है? 348 और 349 के अंदर जो एससी और हाई कोर्ट जो है ना, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट है, उनकी भाषाओं के बारे में संबंधित है। उनकी भाषा क्या होगी उसके बारे में, उनकी भाषा अंग्रेजी होती है अक्सर, ठीक है। तो फिर इसके बाद जो क्या होता है, ये सब चीजें हो जाती है। और उसके बाद 1963 का एक अधिनियम आता है, राजभाषा अधिनियम। तो उसके अंदर और क्लियर हो गया कि हिंदी को राजभाषा बन ही नहीं पाना है। फिर इसके बाद सब अपने अपने राज्य जो है ना, अपने अपने हिसाब से अपनी अपनी भाषा बोलना शुरू कर दिए, और फिर हिंदी राजभाषा ही बन के रह गई, बन ही नहीं पाई राष्ट्रभाषा, ठीक है। 1963 में आता है राजभाषा अधिनियम, ठीक है, राजभाषा अधिनियम। तो 27 का क्या हो जाएगा कि क्या पूछा था? संघ की भाषा हिंदी और देवनागरी लिपि होगी, उपयुक्त प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में बोला गया? 343 फर्स्ट में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 28 देखिए, परिमाणवाचक विशेषण द्वारा किसका बोध होता है? जब देखिए जो अव्यय रहता है, जो अव्यय के चार, जो अव्यय रहता है उसके चार प्रकार रहते हैं। कौन कौन से? अव्यय जो रहता है, अव्यय के चार टाइप रहते हैं। अव्यय के चार टाइप रहते हैं। कौन कौन से टाइप रहते हैं अव्यय के? एक तो होता है क्रिया विशेषण, क्रिया विशेषण अव्यय, पहला रहता है क्रिया विशेषण अव्यय। दूसरा रहता है संबंध संबंध बोधक अव्यय। तीसरा रहता है समुच्चय बोधक अव्यय, और चौथा रहता है विस्मृति बोधक अव्यय। ये चार टाइप रहते हैं। अब जो क्रिया विशेषण अव्यय ये भी फिर आगे चार टाइप का रहता है। कितने टाइप का रहता है? चार। इसमें पहला टाइप है कालवाचक, कालवाचक विशेषण। कौन सा है? कालवाचक विशेषण, कालवाचक विशेषण। दूसरा जो है वो है स्थानवाचक विशेषण, जो ये समय के बारे में बताएगा, ये स्थान के बारे में, स्थानवाचक विशेषण। और जो तीसरा है वो है परिमाणवाचक विशेषण, यही पूछा है, परिमाणवाचक विशेषण। और जो चौथा है वो है रीतिवाचक विशेषण। कौन सा है? रीतिवाचक विशेषण। तो अभी क्या पूछा है? परिमाणवाचक विशेषण ये काल यानी समय को डिफाइन करेगा, ये स्थान को डिफाइन करेगा। परिमाणवाचक विशेषण बताएगा कोई नाप तौल से संबंधित, जैसे 10 किलो अनार, 10 किलो सेब, 5 किलो संतरे, इस तरीके की जो चीजें रहती हैं कि 5 केजी शक्कर, 2 लीटर तेल। तो परिमाणवाचक में नाप तौल से संबंधित जो चीजें आती हैं वो आती हैं क्रिया के नाप तौल से संबंधित, ठीक है। और एक और लास्ट का बचा था वो रीतिवाचक विशेषण। वो रीतिवाचक विशेषण जो चौथा रहता है वो उसके भी 5 टाइप रहते हैं। उसके भी 5 टाइप कौन कौन से रहते हैं? जैसे स्वीकार, निषेध, उसका पहला टाइप है स्वीकार, दूसरा है निषेध, तीसरा है निश्चित, चौथा है अनिश्चित, और पांचवा है प्रकार। तीसरा है निश्चित, चौथा है अनिश्चित, और पांचवा है प्रकार। 5 टाइप। स्वीकार के अंदर वो चीजें आती हैं जिनमें हम स्वीकार करते हैं, हाँ हाँ के अंदर जवाब देते हैं, जी हाँ ठीक है, ओके, इस तरीके से जो चीजें आती हैं वो स्वीकार के मामले। और निषेध के मामले में हम ना, नहीं, मत, गलत, झूठ, इस तरीके से निषेधात्मक वाक्य यूज करते हैं। और निश्चित के बारे में हम बहुत श्योरली बात करते हैं उसमें, कि जैसे निसंदेह, अवश्य, बेशक, सही, सचमुच, इस तरीके के वर्ड जो आते हैं वो निश्चित में आते हैं। और अनिश्चित में डाउट में रहते हैं, जैसे कदाचित, शायद, संभव है, हो सकता है, इस तरीके की बातें आती हैं। और एक और बचा है प्रकार, जो 5 का रहता है प्रकार। उसके अंदर कुछ ऐसे वर्ड आते हैं जैसे
ऐसे, वैसे, अचानक, धीरे धीरे, झटपट, परस्पर, फटाफट। तो ये सारे वर्ड है ना वो प्रकार के अंदर आते हैं। तो उससे ये 5 टाइप हो गए। ये किसके टाइप हो गए पांचों के पांचों? ये हो गए रीतिवाचक के। तो रीतिवाचक ये हो गया। परिमाणवाचक में हम देख चुके हैं स्थान और काल में, स्थान और काल के बारे में बात होती है। तो ये हो गया अव्यय के बारे में, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट एक गद्यांश है और उस गद्यांश के फिर 29 से लेके 31 तक क्वेश्चन है, ठीक है। रस के मूल भाव को स्थायी भाव कहते हैं। यह चित्त का स्थायी मनोविकार है जो विरोधी अथवा अविरोधी, प्रतिकूल अथवा अनुकूल दोनों प्रकार की स्थितियों को आत्मसात कर निरंतर विराजमान रहता है। प्रत्येक रस के पृथक पृथक स्थायी भाव होते हैं, विभाव, अनुभाव और व्यभिचारी भाव। व्यभिचारी भाव को क्या बोलते हैं? संचारी भाव भी बोलते हैं। भाव से घिरे स्थायी भाव ही रस दशा को प्राप्त करते हैं, ठीक है। प्रत्येक रस के भाव कैसे होते हैं? उसके भाव क्या होते हैं? स्थायी भाव होते हैं। ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा। प्रत्येक रस के क्या भाव होते हैं? स्थायी भाव, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 30 देखिए, खालिस्तान स्थायी भाव कहलाता है। चित्त का स्थायी मनोविकार नहीं, मनोविकार कहां से? प्रतिकूल व अनुकूल नहीं। रस की मूला भाव, रस का जो मूला भाव रहता है उसे क्या बोलते हैं हम? स्थायी भाव, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31 देखिए, मनोविकार। मनोविकार शब्द का उचित संधि विच्छेद कीजिए, ठीक है। तो संधि होती है 3 टाइप की। पहली स्वर संधि, दूसरी व्यंजन संधि और तीसरी रहती है विसर्ग संधि। जो स्वर संधि रहती है वो भी फर्दर 5 टाइप की रहती है। पहली दीर्घ संधि, दूसरी गुण संधि, तीसरी यण संधि, चौथी अयाधि संधि और एक और रहती है यण गुण अयाधि और एक और भी दीर्घ गुण अयाधि और यण और एक और संधि जो रहती है अभी याद नहीं आ रही, ठीक है। ये 5 टाइप की रहती है आगे भी, ठीक है। मना विकार, और इसका जब भी ये विसर्ग जो रहता है ये विसर्ग संधि है, मनोविकार में विसर्ग संधि है, और जो विसर्ग रहता है वो अक्सर ओ की मात्रा में कन्वर्ट हो जाता है, तो मनोविकार हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। संचारी भावों की संख्या, संचारी भाव जो रहते हैं, संचारी भाव को व्यभिचारी भाव भी कहते हैं। इनकी संख्या होती है 33, ठीक है। कुछ संचारी भाव हैं जैसे कि आलस हो गया, दूसरा नींद हो गया, और हर्ष हो गया, हर्ष मतलब खुशी। चौथा विषाद हो गया, हर्ष विषाद। शंका, ग्लानि, असूया, अमर्ष। पांचवा असूया, अमर्ष। छठवा अमर्ष और स्वप्न हो गया। व्याधि, व्याधि मतलब रोग जो होगा वो भी एक तुम्हारा संचारी भाव है। गर्व हो गया, उग्रता हो गया, ठीक है, क्रोध हो गया। तो ये सारे, ग्लानि हो गया, विषाद हो गया, असूया, अमर्ष, असूया, अमर्ष, शंका। तो ये सारे के सारे है ना संचारी भाव है, इन्हें व्यभिचारी भाव भी कहते हैं। तो ये इनकी संख्या रहती है 33, ठीक है। समानार्थी जोड़े का अनुपयुक्त विकल्प चुनिए। क्वेश्चन नंबर 33 है अनुपयुक्त। समान उपयोगी चीज को उपादेय और इष्टकर भी बोलते हैं। यस, ये सही बात है। अनुपयुक्त बताना है हमको। तो काक, काक मतलब होता है कौआ, उसको सारंग या मयूर बोलते हैं, गलत। मयूर कैसे बोलेंगे? पुष्कर, पुष्कर को जलाशय या ताल बोलते हैं, ये सही बात है। भूमि को मही या धरा बोलते हैं, ये भी सही बात है। देखिए काक को हम, काक को, काक यानी होता है कबूतर, सॉरी वो क्या बोलते हैं, काक को बोलते हैं जो वो रहता है कौआ। काक को क्या बोलते हैं? कौआ, ठीक है। और कौआ को इसके अलावा क्या बोलते हैं? काग बोलते हैं, ठीक है। ये नहीं बोलते सारंग, काग बोलते हैं। कौए को काग बोलते हैं और करठ बोलते हैं, करठ। करठ इंपोर्टेंट है, करठ। और पिशुन बोलते हैं, पिशुन। पिशुन और बायस बोलते हैं, इंपोर्टेंट है इसके ये वर्ड। पिशुन ना, है ना, पिशुन और बायस, ठीक है। पिशुन, बायस और करठ और काग, ये सारे के सारे इंपोर्टेंट वर्ड हैं, पर्यायवाची हैं काग की, काक के, है ना। और ये अनुपयुक्त पूछा था तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा अनुपयुक्त, सॉरी ऑप्शन नंबर ए नहीं, ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा। ये अनुपयुक्त है, ये नहीं होते, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 34 देखिए, निंदक निहारे राखिए आंगन कूटी छपाए, बिनु पानी साबुन बिना निर्मल निर्मल करत सुभाए। बिनु पानी बिनु साबन बिना, ना साबन लगाई ना पानी लगाया, निर्मल करत सुभाए, वो शरीर इनका निर्मल हो गया। जहां बिना कारण के भी कोई काम होता है तो वहां पर होता है विभावना अलंकार। क्या होता है? विभावना अलंकार, ठीक है। कौन सा अलंकार हो जाता है? विभावना अलंकार।
और विशेषोक्ति अलंकार वहां पर होता है जहां पर कारण के रहते हुए भी कार्य कोई नहीं हो पा रहा है, तो वहां पर होता है विशेषोक्ति अलंकार। जैसे कि देखो दो दो मेघ बरसते मैं प्यासी की प्यासी, दो दो मेघ बरस रहे हैं लेकिन वो प्यासी की प्यासी है, प्यास लगी है तो मतलब पानी बरसना चाहिए, पानी भी बरस रहा है बट वो प्यासी की प्यासी, तो कारण के रहते हुए भी कार्य नहीं हो पाता, वहां पर होता है विशेषोक्ति अलंकार। ठीक है, ये दो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं बहुत बार। क्वेश्चन नंबर 35 देखिए, निम्नलिखित वाक्यों में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। शुद्ध वाक्य कौन सा है? उसने वहां पहुंचकर शोर किया। वाक्य में से शुद्ध वाक्य का चयन करना है। उसका घर मेरे को मालूम नहीं, ये तो गलत है, अशुद्ध है। मैंने यह कब बोला, मैंने यह कब बोला, ये भी अशुद्ध है। मेरे से मत उलझो, मेरे से नहीं मुझसे मत उलझो, मैंने यह कब बोला नहीं कब कहा। उसने वहां पहुंचकर, वहां पहुंचकर, ये पहुंचकर तो गलत है। उसने वहां शोर मचाया, पहुंचकर, पहुंचकर ही तो वहां पहुंचेगा, उसने वहां शोर मचाया। ऑप्शन नंबर, सॉरी, पहुंचकर, अच्छा ये भी गलत हो गया। मैंने यह कब बोला, ऑप्शन नंबर सी, पूछ, शुद्ध पूछना है ना, शुद्ध, तो ऑप्शन नंबर सी एकदम करेक्ट हो जाएगा, ये तो गलत है। मैंने यह कब बोला या कब कहा, बोला या कहा, दोनों वर्ड यूज हो सकते हैं। ठीक है, तो पहुंचकर फालतू वर्ड लिखा है। क्वेश्चन नंबर 36 देखिए, आयत किस शब्द का विपरीतार्थक, उल्टा शब्द, विपरीतार्थक या विलोम शब्द, दोनों में से कुछ भी बताइए। ठीक है, आयत का होता है निर्यात, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37 देखिए, माटी की मूर्तें किस लेखक की रचना है? तो माटी की मूर्तें, ये इंपोर्टेंट रचना है। गेहूं और गुलाब, माटी की मूर्तें और बंदे बाली विनायको, बंदे बाली विनायको, ये राम वृक्ष बैनीपुरी, उनकी रचनाएं, तीन इंपोर्टेंट रचनाएं, एक तो माटी की मूर्तें, दूसरा गेहूं और गुलाब, और बंदे बाली विनायको, तीन इंपोर्टेंट रचनाएं, बंदे बाली विनायको। ठीक है, और रामचंद्र शुक्ल जी की रचनाएं, जैसे 11 वर्ष का समय, 11 वर्ष का समय, और क्रोध, क्रोध और हर्ष गिलानी, और हर्ष गिलानी, हर्ष नहीं है सॉरी, गिलानी है, भय और क्रोध है। रामचंद्र 11 वर्ष का समय, पहली तो हो गई 11 वर्ष का समय, दूसरा हो गया क्रोध, भय और क्रोध, दूसरा कौन सा हो गया, भय और क्रोध, तीसरा हो गया ईर्षा, चौथा हो गया गिलानी, लज्जा और गिलानी। ठीक है, पांचवा हो गया रश्मि मांस, और छठवा हो गया भ्रामर गीत, भ्रामर गीत सार, छठवीं हो गई भ्रामर गीत सार। ठीक है, और सातवीं जो इनका है इंपोर्टेंट, वो है गोस्वामी तुलसीदास, भी इन्होंने लिखी है। ठीक है, सातवीं गोस्वामी तुलसीदास, रामचंद्र शुक्ल ने लिखी है। ठीक है, और इसके अलावा जो जगदीश चंद्र माथुर जी हैं, इनकी भी कुछ इंपोर्टेंट रचना है, वो भी देख लीजिए। जगदीश चंद्र माथुर ने कौन सी रचना है वो देखिए। जगदीश चंद्र माथुर की एक तो इंपोर्टेंट रचना वो है पहला राजा, पहला राजा, दूसरी मेरी बांसुरी, ठीक है, मकड़ी, तीसरी रीढ़ की हड्डी, चौथी मकड़ी का जाला, रीढ़ की हड्डी, मकड़ी का जाला, और भोर का तारा, और मेरी बांसुरी, और पहला राजा, पहला राजा, मेरी बांसुरी, भोर का तारा, रीढ़ की हड्डी और मकड़ी का जाला, ये चारों इनकी इंपोर्टेंट रचना है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 38 क्या कह रहता है, राष्ट्र की खालिस्तान में ही देशवासियों की खालिस्तान निहित है, वाक्य पूर्ण करें। राष्ट्र की प्रगति, ऑप्शन नंबर सी एकदम होता है, प्रगति इधर आ जाएगा, अब प्रगति और कहीं पे है, तरक्की उन्नति नहीं, राष्ट्र की प्रगति में ही देशवासी की खालिस्तान निहित है, क्या निहित है, उन्नति, ऑप्शन नंबर सी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ना क्वेश्चन नंबर 39 क्या कहता है, देखिए, जानी श्याम घनश्याम को नाची उठे बनमोर, जानी श्याम घनश्याम को, मतलब घन श्याम को घनश्याम जानकर, घनश्याम मतलब बादल जानकर, मोर मोर जो है ना नाच उठे, तो यहाँ पर क्या, कौन सा अलंकार हो गया, भ्रांतिमान अलंकार। जब कोई चीज की भ्रांति हो जाती है तो वहां पर भ्रांतिमान, संदेह में क्या होता है, संदेह बना रहता है। जैसे नारी बिच सारी है कि सारी बिच नारी है, कि नारी की ही सारी है, कि नारी की सारी की ही नारी है, तो ये संदेह अलंकार है, क्योंकि इसमें कंफ्यूजन हो रहा है कि सारी की नारी है कि नारी की ही सारी है, साड़ी की नारी है कि नारी की साड़ी है, इसमें तो ये कंफ्यूजन बना रहता है। लेकिन भ्रांतिमान में क्या होता है, भ्रांतिमान मान के वो काम हो जाता है, जानी श्याम घन श्याम को नाची उठे घनमोर। तो ठीक है, उत्प्रेक्षा ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अब एक असंगति अलंकार भी लिखा है, तो असंगति अलंकार में क्या होता है कि जब असंगति कब होता है, कारण व कार्य में संगति का अभाव रहता है,
जो कारण है और वो कार्य है उसमें क्या रहता है, संगति का अभाव रहता है, तो वहां पर हो जाता है असंगति। जैसे कि एक उदाहरण से समझिए, द्रग ऊर्जत टूटत कुटुंब, द्रग ऊर्जत टूटत कुटुंब, इसका मतलब ये है कि जो द्रग द्रग उलझे, जब द्रग उलझे तो कुटुंब टूट गए। तो द्रग उलझने के कारण द्रग टूटना चाहिए थे, द्रग मतलब नयन टूटना चाहिए थे, नयन की जगह कुटुंब टूट गए। तो इस तरीके से कारण मतलब कार्य और कारण के बीच में डिफरेंस रहता है, अलग अलग रहता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 40 देखिए, रात को अचानक वर्षा होने लगी, मैं क्रिया विशेषण है। तो रात को अचानक देखिए क्या हो रही है, वर्षा हो रही है, वो भी अचानक हो रही है, तो ये कौन सा हो जाएगा, रीति, हमने पढ़ा था ना अभी, रीतिवाचक। इस तरह अब कोई रात को देख के ये नहीं बोल सकता कालवाचक, क्योंकि जो कार्य हो रहा है मतलब क्रिया की विशेषता क्या हो रही है, वर्षा हो रही है, लेकिन वो अचानक हो रही है, कैसी हो रही, अचानक। तो ये रीतिवाचक में जाएगा, ठीक है। और इसमें कालवाचक नहीं होगा, क्योंकि काल जो है ना पहले दे के रखा है, रात वो क्रिया के पास में जो दे के रखा है वो अचानक दे के रखा है। तो ऑप्शन नंबर डी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसी के साथ हमारा पार्ट नंबर 17 फिनिश होता है, ठीक है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज पाथ क्रिएटर एकेडमी को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि आपको रेगुलर अपडेट्स यहाँ पे मिलते रहें। यूपी के जितने भी एग्जाम होते हैं वो, प्लस एमपी के जो एग्जाम होते हैं उस के स्टूडेंट के लिए विशेष रूप से आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। बाकी अदर एग्जाम भी हम कवर करेंगे धीमे धीमे, ठीक है। तो अभी जो है ना इसके साथ है ना, अगर आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो पाथ क्रिएटर एकेडमी को आप इस तरीके से लिखें, पाथ क्रिएटर एकेडमी, और ये लोगो दिख जाएगा आपको, तो उसमें जुड़ सकते हैं आप, ठीक है। वहां पर रेगुलर अपडेट मिलते रहते हैं आपको वीडियो के, और पीडीएफ भी अब नेक्स्ट टाइम से प्रोवाइड करेंगे वहां पर, ठीक है। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट नंबर 18 के अंदर।